गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक क्षेत्रीयतावाद। हम बात क्षेत्रीयतावाद की कर रहे थे, हम अध्ययन क्षेत्रीयतावाद का कर रहे थे। हम क्षेत्रीयतावाद का जो वर्तमान अध्ययन हमारा था, वर्तमान हमारा जो टॉपिक था क्षेत्रीयतावाद का, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद विश्लेषण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद, इसका विश्लेषण करना है। इसका विश्लेषण में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद कहाँ कहाँ प्रभावित करता है, क्षेत्रीयवादता के परिणाम हमने पहला विश्लेषण किया, पहला अध्ययन हमने किया क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग, और पृथक राज्यों की मांग। पहला विश्लेषण ये था, पहला हमारा विश्लेषण ये था कि क्षेत्रीयतावाद के परिणाम स्वरूप पृथक राज्यों की मांग होगी। इसके परिणाम स्वरूप हमने पंजाब, हरियाणा, असम का कुछ एरिया, झारखंड, उत्तराखंड, इस प्रकार से राज्यों की मांग की और उस हिसाब से उन राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया। दूसरा था क्षेत्रीयतावाद होना अंतर्राष्ट्रीय जरूरी, क्षेत्रीयतावाद बना अंतर्राष्ट्रीय झगड़े। दूसरा, क्षेत्रीयता के परिणाम स्वरूप हमें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें चीन भारत के बीच सीमा विवाद उठता है, चीन भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद उठता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद बढ़ता है। नंबर 3, तीसरा विशेषण हमारा था क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। क्षेत्रीयतावाद के परिणाम स्वरूप बहुत से राज्यों द्वारा अपने क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की जाती है। अपने क्षेत्र को दूसरे राज्यों से अलग स्वायत्तता की मांग की जाती है, जिसमें पानी के बंटवारे से संबंधित है। इस प्रकार का पंजाब ट्रिब्यूनल ने एक कानून में पारित कर दिया जो राष्ट्रीय एकीकरण और केंद्र की स्वायत्तता से संबंधित अलग था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षेत्रीयता और स्वायत्तता की मांग। फिर था क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य सदस्य। क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संबंध। क्षेत्रीयतावाद के परिणाम स्वरूप केंद्र राज्य संबंधों में भी टकराव पैदा होता है। कई बार ऐसी स्थितियों को सामने देखना पड़ा कि केंद्रीय कर्मचारियों को हड़ताल का सामना करने के लिए सरकार ने राज्यों को आदेश दिया। जब 1968 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया कि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। किंतु वामपंथी वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्रीय सरकार को इस क्षेत्र में सहयोग देने से मना कर दिया। नंबर 5 है क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में क्षेत्रीयतावाद के
संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावना सबसे मुख्य जो इश्यू है क्षेत्रीयतावाद के समय जब हिंदी की बात की गई, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात की, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात की, तो हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना ये पैदा हुई, सबसे बड़ी स्थिति हमारे ये पैदा हुई कि दक्षिणी भारत के राज्यों ने इस आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का विरोध किया कि ये तो उत्तर की क्षेत्रीय भाषा है। नंबर 6 है क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। यहाँ तक अपना पेपर वाले में कर दिया था। क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। सबसे मुख्य बात यह है कि स्वाधीनता के बाद तुरंत ये मांग उठती कि राष्ट्रभाषा और उसकी लिपि क्या हो, भाषा या अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए। संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिंदी भाषा का विरोध करने लगे। वे राजभाषा के रूप में हिंदी को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था हिंदी इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत की राजभाषा बन सके। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर दक्षिण राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए। राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि दक्षिण में हिंदी का जोरदार विरोध किया, बंगाल के कुछ कम विरोध किया। बंगाली को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। देश के अन्य भागों में शिक्षित वर्ग लोगों ने सीमित इसका विरोध किया। असम में भाषा को राज्य के असम आंदोलन में प्रेरणा प्राप्त होती है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 1971 के बीच 61 से 62% लोग असमिया बोलते थे। तो उन्होंने इस आधार पर विरोध किया कि उसमें जो लोग थे कुछ बंगाल के थे 25%, और वो लोग एक बार उसके साथ मिलते हैं, अगर बाद में ऐसी स्थिति आती है तो उनसे अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में असमी भाषा की संख्या 36 से 37% रह जाती है। नेक्स्ट है संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद। संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद। जो हमारा उत्तर पूर्व भारत है, उत्तर पूर्व भारत के राज्य है जिनमें हम 7 राज्यों की बात करते हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में अधिकांश राज्यों में क्षेत्रीयता की भावना बहुत प्रबल है, जो व्यवहार में कभी भी उग्र क्षेत्रीयतावाद का आचरण को जन्म दे देती है। सामान्यतः एक राज्य में केवल विदेशियों के ही प्रवेश और बसने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन उत्तर भारत के शेष भारत में लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह व्यवस्था इनर लाइन परमिट के रूप में, अर्थात परमिट लेना आवश्यक है, जो हिंदी भाषा पहले से उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में बसे हुए हैं उनके साथ कभी हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। 2004 में उत्तराखंड उल्फा सहित कम से कम 7 उग्रवादी जो संगठन थे, उन 7 उग्रवादी संगठन ने हिंदी भाषी लोगों को असम छोड़ने की चेतावनी दी थी। 2004 में रेलवे भर्ती को लेकर बिहारियों के साथ जो घटनाएं हुई उनमें अनेक निहत्थे निर्दोष बिहारियों को मार डाला। असम में बिहारियों के घर जला दिए। 7 राज्यों में परस्पर भारी विरोध की स्थिति है। नागालैंड का उग्रवादी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड नागा समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए बेहतर नागालैंड की मांग कर रहा है, जिसका आशय यह है कि उत्तरी पूर्व भारत के जिन लोगों ने नगा लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं उनसे संबंधित राज्यों में पृथक में नागालैंड को शामिल करते हुए बेहतर नागालैंड की स्थापना हो। ऐसा पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमाओं के पुनर्निर्धारण के आधार पर भी असंभव है। पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर राज्य पूर्वोत्तर अन्य राज्य इसके लिए सहमत नहीं है। इस प्रकार कोई भी प्रयत्न अन्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। वस्तुतः संपूर्ण दृष्टिकोण के परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके लिए सभी पक्षों को प्रयत्न किए जाने चाहिए। नंबर नेक्स्ट है क्षेत्रीयतावाद और पृथकवादी आंदोलन। अब इसी पॉइंट में हमारा क्षेत्रीयतावाद और पृथकवादी आंदोलन पृथकतावादी आंदोलन क्षेत्रीयतावाद का सबसे गंभीर तथा उग्र रूप से पृथकतावादी आंदोलन है। इसके आधार पर कोई राज्य या राज्य का कोई भाग भारतीय संघ से पृथक होने की मांग के लिए आंदोलन करे। सर्वप्रथम इस प्रकार की मांग मद्रास में द्रविड़ मुंदेड़ कड़गम ने की, लेकिन थोड़े समय बाद इस आंदोलन ने अपने आंदोलन की स्थिति को खो दिया। छठे सातवें दशक में नागालैंड तथा मिजोरम में इस प्रकार की स्थितियां बनी। 9वें दशक में सन 1982 के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के आंदोलन खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता तथा भारतीय राजव्यवस्था ने इस पृथकतावादी आंदोलनों को सफल नहीं होने दिया। 64वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति 16वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति या संगठन भारत की पृथकतावाद के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है भूमिपुत्र की धारणा। ये 7 तरीके से हमने विश्लेषण किया। पर क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण हमने 7 बिंदुओं में किया। क्षेत्रीयवाद के आधार पर पृथक राज्यों की मांग, क्षेत्रीयतावाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं, क्षेत्रीयवाद के आधार पर स्वशासी मांग होती है, क्षेत्रीयवाद के आधार पर केंद्र राज्य संबंधों में टकराव आता है और क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावना पैदा होती है और क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में भाषावाद की बात होती है और संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत में ऊपर क्षेत्रीयवाद की भावना। वो 7 जो राज्य हैं, वो 7 राज्य वो संपूर्ण भारत से अपने आप को पृथक राज्य मानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है भूमिपुत्र की धारणा। भूमिपुत्र की धारणा, भूमिपुत्र की धारणा या भूमिपुत्र की बात। उपयुक्त जो विश्लेषण किया हमने 7 शीर्षकों के आधार पर, उन शीर्षकों के आधार पर एक नई प्रवृत्ति भूमिपुत्र के रूप में देखी जा सकती है। भूमिपुत्र की धारणा से ऐसे है किसी राज्य के निवासी, किसी राज्य के लोग उस राज्य में बसने, रोजगार प्राप्त करने तथा उसके संबंधित संरक्षण की मांग करें कि हमें राज्यों की दृष्टि से संरक्षण दिया जाए, हम इस राज्य के अलावा दूसरे राज्यों को उसमें संरक्षण न दिया जाए। तो इस प्रकार की मांग से जुड़ी हुई है। जब उस राज्य या क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए तब तक उस राज्य या उस क्षेत्र में दूसरे बाहरी व्यक्तियों को दूसरे राज्य या देश के दूसरे भागों से आने वाले व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा न दी जाए। ये जो धारणा है, ये धारणा भूमिपुत्र की धारणा है। इस सदी के 6वें दशक में इस धारणा का उदय हो गया था। शिवसेना जैसे संगठन ने इसे महाराष्ट्र में अपनाया, लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल होते देखा गया। 1979 के मध्य असम के राज्यों में असम के लोगों ने असम के विद्रोहियों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन किया गया। इसे कुछ सीमा तक भूमिपुत्र की धारणा पर आधारित कहा जा सकता है। कुछ अन्य राज्यों में भी सरकारी और गैर सरकारी स्तर में इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में पूरा उत्तरी पूर्व जो 7 राज्य है, भारत ऊपर क्षेत्रीयवाद की भावना से पीड़ित है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी लोगों को रोजगार सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में न प्राप्त। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल में इनर लाइन परमिट अर्थात राज्य में प्रवेश की अनुमति की आवश्यकता की स्थिति है। मेघालय में अक्टूबर 1995 में वर्क परमिट सिस्टम को अपनाया गया कि वहाँ दूसरे राज्यों या भारत के दूसरे भागों से जाने वाले लोगों को वर्क परमिट लेना होगा। 2004 में उत्तराखंड में असम और मुंबई में रेलवे भर्ती को लेकर बिहारियों के साथ जो घटना हुई, बिहारियों लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई,
वो भूमिपुत्र की धारणा की परिणाम ही था। इन घटनाओं से अनेक निहत्थे निर्दोष बिहारियों को मार डाला गया। 2006 के 14 में शिवसेना से अधिक रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र मराठी भाषा के लोगों के लिए न केवल नारा बुलंद किया वरना उत्तर भारतीयों के विरुद्ध विश्वा का आश्रय भी लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने जिस प्रकार आक्रामक क्षेत्रवाद का आचरण अपनाया उसे महाराष्ट्र तथा भारत राष्ट्र के दूसरे हिस्सों पर आघात पहुंचता है। यह बात तो उचित ही प्रतीत होती है कि सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों में अकुशल श्रमिक का कार्य स्थानीय व्यक्तियों को दिया जाए, लेकिन भूमिपुत्र की धारणा को व्यापक और प्रबुद्धता के साथ अपनाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकते हैं। इस धारणा के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास निश्चित रूप से बाधित होता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा भूमिपुत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक और विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास को घातक बताया गया। राष्ट्रीय एकता की भूमिपुत्र की धारणा पर अंकुश रखना होगा, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने कहा था। फिर 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा चुनाव में परिणाम स्वरूप क्षेत्रीयवाद बन गया। 1996 से 2012 तक लोकसभा के चुनाव के परिणाम में दो स्थितियों को जन्म दिया। एक स्थिति ये थी कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और स्पष्ट बहुमत के नजदीक नहीं पहुंचे, यानी 11 से लेकर 5 जो लोकसभाएं थी इनमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दूसरा, क्षेत्रीय दलों में भारी बढ़ती हुई। इस स्थिति के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां पहले से अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन क्षेत्रीयतावाद और राष्ट्रीयवाद के बीच सीधा विरोधाभास नहीं है और यह संभव भी हो सकता है कि क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्तियां भारतीय राज्य व्यवस्था की संपूर्ण विस्तार को जन्म देकर दीर्घकालीन प्रभाव के लिए राष्ट्रवाद शक्ति को प्राप्त। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट हमारा 16वीं लोकसभा का आता है। 16वीं लोकसभा के चुनाव तथा क्षेत्रीयवाद। सन 2014 में संपन्न 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 282 स्थानों के साथ लोकसभा का बहुमत प्राप्त हुआ। बसपा जो स्थानीय दल थे, बसपा DMK कई ऐसे दल थे जो स्थानीय और क्षेत्रीयवाद से परिपूर्ण थे, उनको एक भी सीट नहीं मिली, एक भी उम्मीदवार उनका विजेता नहीं रहा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों पर क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन था, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर क्षेत्रीय दल कमजोर हुए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम क्या है? तो यह क्षेत्रीयवाद देश के लिए किस प्रकार घातक है, देश के लिए किस प्रकार नुकसानप्रद है। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम की बात करते हैं। क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम की हमारी बात आती है। क्षेत्रीयता की बात की भावना जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज देश अनेक क्षेत्रों में बंट गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ बताने का पीड़ा उठा रखा है। क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम निम्नलिखित है। नंबर 1 है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थी तथा हितों को सर्वस्व रखता है और सर्वस्व रखता है, सर्वोच्च स्थान दे देता है। उसे यह चिंता नहीं होती इससे दूसरे क्षेत्र के लोगों को कितना नुकसान होगा। दूसरा है राज्य केंद्र सरकार के बीच के संबंधों का विकृत। राज्य
केंद्रीय सरकार के संबंधों का विकल्प होना। राज्य केंद्रीय सरकार के संबंधों का विकल्प होना। भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारण केंद्रीय सरकार और राज्य संबंधों के बीच, राज्य सरकार के संबंधों के बीच कभी कभी कटु रूप धारण कर लेता है, कभी कभी कटु आलोचना की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने राज्य को, अपने अपने क्षेत्र को स्वार्थों से प्राथमिकता देते हैं। केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जितनी तरफ थोड़ा सा झुक गई, विवाद का विषय बन जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता क्षेत्रीय वातावाद के परिणाम से। नंबर 3 है स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास। स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास। स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रीयवाद का देश को नुकसान है, उससे क्या होता है? जो स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास होता है। स्वार्थी संगठन और स्वार्थी नेतृत्व का विकास होता है। क्षेत्रीयतावाद का एक दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के नेतृत्व और संगठनों का विकास होता है जो जनता की भावनाओं को उभारकर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ हासिल करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं को संगठनों ने न तो क्षेत्रीय हितों, इसके परिणाम स्वरूप स्वार्थी नेतृत्व बनता है। स्वार्थी नेतृत्व की भावना का विकास होता है। ये नेतागण कभी भी भाषा के प्रश्न पर हंगामा मचा दी, कभी सरकारी के पक्षपात का व्यवहार करने के विरुद्ध नारा लगाते हैं और लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। नंबर 7 भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। इस आधार पर भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, क्षेत्रीयतावाद की जो समस्या है, क्षेत्रीयवाद की समस्या के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीयतावाद का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इसके आधार पर हम जो भाषा की समस्या को सुलझाने के प्रयास करते हैं, भाषा की समस्या को दूर करने के प्रयास करते हैं, भाषावाद को दूर करने के प्रयास करते हैं, उनके स्थान पर भाषावाद दूर होने के स्थान पर भाषावाद की समस्या देश के लिए और जटिल और मुश्किल हो जाती है। क्षेत्रीय वफादारियों का सीधा संबंध क्षेत्रीय तथा भाषाई संबंधों प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा की आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती कुछ क्षेत्र के लोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह पाती। विभिन्न भाषावादी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ जाती है। क्षेत्रीयतावाद का परिणाम जन कल्याण तथा राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण को अत्यंत घातक सिद्ध करता है। नंबर 5 राष्ट्रीय एकता की चुनौती। राष्ट्रीय एकता को चुनौती। क्षेत्रीयवाद का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, क्षेत्रीयवाद का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय एकता की समक्ष चुनौती पैदा हो जाती है, राष्ट्रीय एकीकरण की समक्ष चुनौती पैदा हो जाती है। क्षेत्रीयवाद के फलस्वरूप, क्षेत्रीयवाद के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए समस्त हालतों का तुषारपात करती है, समस्त राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि क्षेत्रीयवाद के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोग स्वार्थी प्रश्नों को लेकर, पृथकतावादिता, पृथक राज्यों की मांग को लेकर प्रादेशिक भाषा के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर झगड़े और
उठाव खड़े हो जाते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दो टॉपिकों का विश्लेषण किया, दो टॉपिकों का किया, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद का विश्लेषण। दूसरा था हमारा भूमिपुत्र की धारणा। भूमिपुत्र जिस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र को आगे दूसरे लोगों को उस क्षेत्र में रोजगार, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने का विरोध करे, ये भूमिपुत्र की धारणा है और अपने क्षेत्र को विषय। तीसरा पॉइंट था हमारा क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम। तो हमारा विश्लेषण हमने पृथक राज्यों की मांग से किया, अंतर्राज्यीय झगड़ों से किया, स्वायत्तता की मांग से किया, केंद्र राज्य संबंधों की मांग से किया और उत्तर दक्षिण की भावना के संदर्भ में किया, भाषावाद के संदर्भ में किया, क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में किया, पृथकवादी के संदर्भ में किया। और दुष्परिणाम विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और टकराव, राज्यों के केंद्रीय सरकार के संघों को विकृत होना, स्वार्थ नेतृत्व और संगठन का विकास, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना और राष्ट्रीय एकता को चुनौती देना। इस प्रकार आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक आप लोग पढ़ते रहिए।